हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का मैथ का पेपर जिसका कोड होगा 324 बीबी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि f सच दैट x टू y एक आच्छादक फलन है और यदि और केवल यदि f का परिसर होगा, तो आंटो फंक्शन में क्या करेंगे कि दो सेट आपको दे रहा है x और y। ये पहला सेट x, दूसरा y। सपोज हम मान लेते हैं इसमें कोई नंबर्स है 1 2 3 और इसमें मान लेते हैं 4 5 और 6 है। तो आंटो के केस में क्या होगा कि सेट y में कोई भी एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका सेट x के किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी y में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। आंटो के केस में क्या होगा, सेट y में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका प्री इमेज सेट x के किसी न किसी अवयव के साथ अवश्य होगा। सेट y में कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं होना चाहिए, यानी पूर्व प्रतिबिंब जरूर बनना चाहिए। तो ऐसे केस में x का y के साथ कनेक्शन है, तो x में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का किसी न किसी एलिमेंट के साथ क्या होगा, पक्का कनेक्शन होगा। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है कि x में यदि 1 है उसका कनेक्शन 4 के साथ हो, या 2 का 5 के साथ हो, या 3 का 6 के साथ हो। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सेट x में कोई एलिमेंट्स आप छोड़ दो और यहाँ 6 का 2 के साथ ले लो, 5 का 2 के साथ ले लो और 4 का 1 के साथ। तो ऐसा तो यदि सेट x में कोई एलिमेंट्स आप छोड़ दोगे तो वो तो आपका फंक्शन ही नहीं होगा, है ना, फलन ही नहीं होगा। तो फिर कहाँ से आप उसका परिसर और प्रांत बताओगे। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता ना, सेट x में कोई एलिमेंट्स खाली नहीं हो सकता है। पक्का जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। ये केस भी हो सकता है, या ऐसा भी इमेज बन सकता है कि सेट x में यदि 1 2 3 मेरे पास है, यहाँ पे मान लीजिए 4 5 6 है, ये x है और ये y है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 का 4 के साथ कनेक्शन हो, 6 के साथ कनेक्शन मान सकते हैं और 5 का 3 के साथ कनेक्शन मान सकते हैं, ऐसा भी मान सकते हैं। यानी हर एक का किसी न किसी के साथ क्या होगा, पक्का कनेक्शन होगा, कोई एलिमेंट्स खाली नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, आर्डर पे आप केयर नहीं कर सकते हैं, है ना, आगे पीछे हो सकता है। तो इस केस में यदि हम इसे फंक्शन के टर्म में लिखें, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आंटो फंक्शन ये है, 1 1 भी है और आंटो भी है। तो 1 1 या मेनी 1 हो सकता है, उसके लिए वो कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं ये 1 1 ही होना चाहिए। तो 1 1 की बात नहीं, केवल आंटो की बात है। तो यदि हम इसको फंक्शन के टर्म में लिखें तो 1 का कनेक्शन किसके साथ है, 4 के साथ है, और 2 का कनेक्शन 5 के साथ है, और 3 का कनेक्शन 6 के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे करते क्या है कि यदि हम इसमें डोमेन और रेंज की बात करें, डोमेन और रेंज निकालने की बात करें, यानी प्रांत, परिसर और सह प्रांत क्या होता है, तो इसमें जो मैंने यहाँ फंक्शन में आर्डर्ड पेयर लिखे हैं, जिसको आर्डर्ड पेयर कहते हैं, इसमें हर एक आर्डर्ड पेयर का जो पहला वाला अवयव होगा, वो आपका क्या कहलाता है, प्रांत। ठीक है, यानी 1 2 3 क्या है, प्रांत, अर्थात जो सेट x है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके प्रांत हैं। यदि आपसे परिसर पूछा जाएगा इस फंक्शन का परिसर, तो परिसर क्या है, 4 5 6, 4 5 6 आपके क्या हैं, परिसर हैं। 4 5 6 आपके क्या हैं, परिसर हैं। और यदि आपसे सह प्रांत पूछे जाएगा तो टोटल जो सेट y है वो आपका क्या होगा, सह प्रांत। यानी आच्छादक के केस में क्या होता है, आच्छादक के केस में क्या होता है कि जो सह प्रांत होता है वहीं आपका क्या बन जाता है, परिसर भी बन जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ये आपका परिसर पूछा है तो जो f फंक्शन होगा उसका परिसर क्या होगा, पूरा सेट y ही हो जाएगा, यानी जो सह प्रांत होगा वहीं उसका परिसर भी हो जाएगा। तो y वाला ऑप्शन सही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का क का तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ख कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान होगा। यानी आपसे tan इनवर्स √3 और सेक इनवर्स -2 का वैल्यूज पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको tan का और सेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो याद होना चाहिए। ठीक है, इनका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपको पता होगा, -π/2 से लेके +π/2 तक होता है। और सेक इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यूज होता है वो 0 से लेके पाई तक होता है। सेक इनवर्स x का, यानी सेक इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो 0 to पाई होता है, जिसमें से π/2 को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि π/2 पर इन्फिनिटी वैल्यू आती है तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 to पाई। ठीक है, π/2 को नेग्लेक्ट करके, और इसका -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, तो देखते हैं इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे बस आपको यही क्लियर करना है कि जो भी वैल्यूज आपको देने हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर होना चाहिए, उसके बाहर नहीं। तो tan इनवर्स √3 है ना, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2 आपको बताना है। तो देखिए tan इनवर्स 3 इसका जो होता है वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू वो -π/2 से +π/2 तक होता है। तो डायरेक्टली इसको आप बता सकते हैं कि ये कितने का वैल्यू है, tan इनवर्स √3 कितने का होता है, 60 का। 60 को क्या लिख सकते हो, π/3। ठीक है, π/3 माइनस सेक इनवर्स। ठीक है, सेक इनवर्स 2 किसका होता है, सेक इनवर्स -2 दिया है। ठीक है, तो पहले आप पता करिए कि ये जो माइनस दिया है, ये जो सेक इनवर्स -2 दिया है, इसको पहले आप कोशिश करिए क्या करने का कि ये पता करिए कि ये जो -2 है ये सेक माइनस किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक माइनस होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, माइनस। तो सेक इनवर्स -2 को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ लिखना पड़ेगा सेक
180 है ना, 180 का मतलब होगा पाई माइनस 180 माइनस सेक 2 कितने का वैल्यू होता है पहले ये बताइए, ठीक है। यदि आपको नहीं पता तो कास का वैल्यू पता है आपको, कास 1/2 किसका होता है, कास 1/2 कितने डिग्री का वैल्यूज होता है, तो आपको पता है 60, किसका 60, तो सेक 60 का भी कितना होगा 1/2 का 2 हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा पाई माइनस पाई बाई कितना, पाई बाई 60 को आप पाई/3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 पाई में से एक पाई जाएगा तो आपके पास आएगा 2 पाई/3, 2 पाई/3 का मतलब 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो बस आपको ये बात क्लियर करनी है, ये बात ध्यान में रखना है कि जब इसे आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जो वैल्यू जाना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आना चाहिए। इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो 0 से क्या है पाई, 0 से पाई मतलब 0 से लेके 180 के बीच में होना चाहिए, और जो पाई/2 होता है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा 90 डिग्री को छोड़ के, ठीक है। चलिए जी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा तो पाई/3 आ जाएगा, पाई/3 माइनस सेक इनवर्स से सेक कैंसिल होगा तो आ जाएगा पाई माइनस पाई/3, पाई माइनस पाई/3 का मतलब क्या है, ये आ जाएगा सीधे सीधे 2 पाई/3, क्या आ जाएगा 2 पाई/3। अब यहाँ से सिंपल देखो पाई/3 माइनस 2 पाई/3 सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस पाई/3, तो जिस ऑप्शन में माइनस पाई/3 होगा वही सही होगा, तो सेकेंड ऑप्शन इसका क्या है सही है, माइनस पाई/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गो। देखते हैं गो, लिखा है कि यदि 2x माइनस वाई एक्स प्लस 2y 2 3 इज इक्वल टू 1 2 3 3, तो कह रहा है कि x और y का मान होगा। ये तो बेहद ही फर्जी सवाल है, इसको आपने उड़ा दिया होगा देखते ही, है ना। ऑप्शन से भी भिड़ा सकते हैं इसको आप, ऑप्शन रखिए जिस पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा वो आपका सही है। इसको समीकरण बना के भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो 2x माइनस वाई, देखो ध्यान से यहाँ से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कंपेयर कर देते इसमें, क्योंकि 2+2 ऑर्डर का ये भी है 2+2 ऑर्डर का ये भी है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के क्या आते हैं इक्वल, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू किसके आएगा 1 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ से सॉल्व करिए आप, यहाँ से x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए यदि y को कैंसिल कराना तो आपको इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू आप किसी एक में रख दीजिए, एक चाहे दो में, तो x का मान यदि समीकरण एक में रखेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है। तो वैल्यूज कितना आ जाएगा मेरे पास, x का भी 1 y का भी 1, तो पहला ऑप्शन ही क्या है सही है, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, 4 का मतलब पहले का जो घड़ी का दिया है वो तो फार्मूला ही लिख रखा है, वो क्या दे दिया है फार्मूला ही दे रखा है, इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको याद होगा, इसको तो देखते ही आप धुजिया उड़ा दिए होंगे। इसका 1/x² माइनस a स्क्वायर dx का फार्मूला क्या होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा घड़ी का दूसरा वाला, ठीक है। अंगा वाला देखते हैं, अंगा क्वेश्चन देखते हैं इसका, पहले का अंगा क्वेश्चन देखते हैं। पहले का अंगा क्वेश्चन दे रखा है अवकल समीकरण x माइनस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y की प्रकृति होगी। आपसे पूछ रहे इसका प्रकृति कहने का मतलब यहाँ सीधे सीधे है कि क्या ये दिया गया ये दिया गया जो समीकरण है क्या ये समघाती है, बोले तो होमोजीनियस है, क्या ये डिग्री 1 रखा है अपने पास या इसके पास 2 डिग्री है, या डिग्री कितनी है वो आपसे पूछा, निघात जानना चाह रहा है, उसके बाद ये जानना चाह रहा है कि ये समघाती है या नहीं, ठीक है, और डिग्री निकालना आपको, ठीक है। तो देखो इसको पहले सही करोगे आप, x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। यहाँ से पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करेंगे, शेष डाटा को एक तरफ। इसके बाद क्या करेंगे कि इसका डिग्री पता करने के लिए, ठीक है, डिग्री पता करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन में घात भी दे रखा है और रेखी है या समघाती है वो भी पता करना है आपको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिग्री पता करने के लिए यदि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है तो हम क्या करते थे, एक 2 रूप बनाते थे। 2 रूप बनाने का मतलब होता था कि या तो आप इसे जी वाई बाई एक्स का रूप बनाते थे, जी वाई बाई एक्स कब बनाते थे जब ये डी वाई बाई डी एक्स होता था तब, और दूसरा हम एच एक्स बटा वाई बनाते थे, एच एक्स बटा वाई कब जब ये डी एक्स अपन डी वाई होता था तब। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ वाई बाई एक्स का है तो हमें इसका रूप कौन सा बनाना पड़ेगा, जी वाई बाई एक्स का, यानी वाई बाई एक्स राइट हैंड साइड में लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई बाई एक्स बनाने के लिए हमें इसमें भाग देना पड़ेगा, किसे एक्स से। तो देखो क्या करोगे, इसमें से एक्स क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आएगा 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 वाई अपॉन एक्स, नीचे से भी x क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। आपको कॉमन लेने आता होगा कि जो टर्म्स दूसरे टर्म्स में नहीं होता है उसमें हम दिमाग में उसका गुणा और उसका क्या कर लेते हैं भाग, तो ये आसानी से कॉमन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पता होगा। x कॉमन लेंगे यहाँ से तो आएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ये x कैंसिल होगा। अब ये आया क्या, ये पूरा का पूरा जो रूप है, ये जो पूरा का पूरा फॉर्म है ये क्या है जी वाई बाई एक्स है,
जी वाई बाई एक्स है, तो इसको आप सिंपल लिख सकते हो जी वाई बाई एक्स। आप डिग्री आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ लेमडा पावर कितना दिखा सकते हैं 0, लेमडा के पावर क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि लेमडा पावर 0 का मान क्या आएगा 1, एक का जी वाई बाई एक्स में गुणा करेंगे तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा। तो इस बात का मतलब ये दिया गया जो अवकल समीकरण है इसका जो घात है वो कितना है 1 है, और ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ये समघाती है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का शर्त था कि यदि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लेमडा पावर एन जी वाई बाई एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू लेमडा पावर एन एच एक्स बाई वाई हो, तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं हम, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघाती अवकल समीकरण। ठीक है, तो यहाँ घात 0 है, इसके वजह से इसका जो घात होगा वो 0 होगा, और ये कैसा समीकरण है, समघाती अवकल समीकरण है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा बहुघाती तो गलत है, घात 1 ये बात भी गलत है, घात 0 है मेरे भाई। ठीक है, समघाती है, घात 0 है। ठीक है, समघाती और घात 0 है तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। चौथे में समघाती तो लिखा है लेकिन घात 1 बता रहे तो ये बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का क देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के क में जितने भी आप क्वेश्चन दिए गए हैं आपको अंगा तक, यानी 5 क्वेश्चन दिए गए, पाँचों के पाँचों नेसेसरी यानी कंपलसरी आपको करना है। आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं मैथ के, वो सारे के सारे NCERT की बुक से आए हैं, और 100% में से 98% क्वेश्चन जो है आपके उदाहरण से आए हैं, एग्जाम्पल के। यदि आप NCERT अच्छे से चार्ट गए रहे होंगे, मतलब पढ़े होंगे, तो आप सारे सवालों का रफा दफा कर दिए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि एक एकाकी फलन f सच दैट 2 3 4 टेंडिंग टू 2 3 4 आच्छादक है। कह रहा है कि ये एकाकी है। सवाल में पहले ही कह रहा है कि जो फलन है वो क्या है, वो एकाकी है। एकाकी कहने का मतलब इसे ऐसे हम बना सकते हैं, सपोज इसको x यदि माने और दूसरे वाले सेट को y माने, तो f कोई फंक्शन है जो x टू y है ना, x टू y है। x में कितने मेंबर्स हैं आपके पास, 2 3 4 हैं, जो कि y में जो भी मेंबर्स हैं 2 3 4 ही हैं। इनके साथ ये क्या कर रहा है, एकाकी संबंध स्थापित कर रहा है। यानी इसमें ऐसा रिलेशन हो सकता है कि 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, या 2 का 3 के साथ हो सकता है, 3 का 4 के साथ हो सकता है, 4 का 2 के साथ हो सकता है। कहने का मतलब कि यदि ये 1 1 है तो सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी के किसी न किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन है, संबंध स्थापित है, तभी ये 1 1 है, एकाकी है। अच्छा जी, तो कह रहे हैं कि ये आंटो होगा, इस बात को प्रूफ करिए। तो यहाँ पे देखो, यदि ये एकाकी है तो इस बात का मतलब एकाकी होने का ये सीधे सीधे संबंध होता है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ उनका संबंध होना चाहिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ क्या है, कनेक्शन है, संबंध है। तो ये एकाकी भी है, और सेट वाई के जितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे वो सेट एक्स के हर एक एलिमेंट के साथ भी क्या है, कनेक्टेड हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि सेट वाई के, है ना, सेट वाई के सभी अवयव, सेट वाई के सभी अवयव सेट एक्स के हर एक अवयव के साथ क्या है, कनेक्टेड हैं। ठीक है, सेट यानी समुच्चय, आप यहाँ बता सकते हैं समुच्चय वाई के प्रत्येक अवयव का सेट एक्स के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध है, और सेट वाई में कोई भी अवयव छूटा नहीं है। सेट यानी समुच्चय वाई में कोई भी अवयव खाली नहीं है या छूटा नहीं है। ठीक है, यानी इसका सेट वाई में ऐसे कोई भी अवयव नहीं है जिसका इमेज यहाँ पे न बना हो, खाली नहीं है। इसलिए दिया गया फलन क्या है, आच्छादक है। आप ऐसे अपने शब्दों में भी इस बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप सिंबल रूप में इस्तेमाल करने से बढ़िया है कि आप इसको अपने बातों में एक्सप्रेस तो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करना था। बेहद ही आसान क्वेश्चन था, आपने इसे किया भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ख जो दिया इसका, वो कह रहा है कि a इक्वल टू कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा a प्लस a डैश इज इक्वल टू आई है। तो आई अल्फा का वैल्यूज पूछा, यहाँ क्या लिखा है, अल्फा। यहाँ अल्फा है, अल्फा कितना डिग्री होगा वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको पता है ये सेट ए है, ए इनवर्स है ना, ए डैश निकालना, सॉरी इनवर्स नहीं, ए डैश निकालना। तो ए डैश में क्या करते हैं, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। आपको पता होगा ट्रांसपोज निकालना। ठीक है, परिवर्त कैसे निकालते हैं किसी दिए गए मैट्रिक्स का। तो सिंपल क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश हम निकालेंगे ना, ए प्लस ए डैश। तो ए आपके पास यही है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए डैश कैसे निकालेंगे, तो हम कॉलम को, ये जो खड़ा है इसको कॉलम कहते हैं, जो क्षैतिज है इसे क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। ठीक है, सॉरी क्षैतिज वाले को क्या कहते हैं, रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो। खड़े वाले को हिंदी में स्तंभ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए कॉलम को, ये जो खड़ा वाला है इसको क्षैतिज कर दीजिए, खड़े वाले को क्षैतिज कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, यानी जो आपका स्तंभ है उसे पंक्ति बना दीजिए। चलिए जी, तो कास अल्फा साइन अल्फा यहाँ आ जाएगा, ऐसे कास अल्फा, ये कास अल्फा और ये साइन अल्फा यहाँ चला जाएगा। सिमिलरली ये खड़ा वाला यहाँ आ जाएगा, मतलब माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। ठीक है,
यानी जब कन्वर्ट करते हैं तो ये दोनों चेंज नहीं होते हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं 2x2 आर्डर के मैट्रिक्स में, ये आपको पता है, ठीक है। और ये किसके बराबर है मेरे भाई, आई के। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने आर्डर का लेंगे, तो भाई ये 2x2 आर्डर का है तो ये भी कितने का लेंगे, 2x2 का ही लेंगे, 1 0 0 1 1 0 0 1। तो हले इसको जोड़ देते हैं, cos अल्फा प्लस cos अल्फा, cos अल्फा प्लस cos अल्फा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के सामने क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो cos अल्फा में cos अल्फा 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0, sin अल्फा sin 0, cos अल्फा 2 cos अल्फा विच इज इक्वल टू क्या आएगा 1 0 0 1। यहाँ से कंपेयर करेंगे क्या आएगा, यहाँ से कंपेयर करेंगे क्या आएगा 2 cos अल्फा विच इज इक्वल टू 1, cos अल्फा इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू cos 5/3। 60 डिग्री का वैल्यूज होता है ना 1/2, तो अल्फा कितना आ जाएगा मेरे भाई 5/3 यानी 60 अंश। कितना आ जाएगा 60 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गो, यानी 2 का ही गया है। यहाँ पे आपको डेल्टा इज इक्वल टू दे रखा है, आप भी दे रखा है, उसका साड़ी का वैल्यूज आपको पूछ रहा है ना, डिटर्मिनेंट का वैल्यूज पूछ रहा है आपसे। तो इसको आप पहले इस तरह से लिख लीजिए, देखिए इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो 3 2 3 2 2 3 3 2 3 इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है, साड़ी के रूप में। अब इसको सॉल्व करने आता है आपको, यहाँ से 3 लेंगे तो ये कॉलम और ये रो निगलेक्ट कर देते हैं, जो बचेगा उसका गुणा करते हैं। तो 3 दूना के 6, गुणा हमेशा किधर से करते हैं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। 3 दूना के 6 माइनस 3 दूना के 6, उसके बाद ये ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस, है ना, प्लस ले लिए थे, यहाँ पे माइनस आएगा कितना 2, तो कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, गुणा हमेशा राइट टू लेफ्ट। तो 3 दूना के 6 माइनस 3 दूना के 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, उसके बाद क्या लेंगे प्लस कितना 3, प्लस कितना 3, तो कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, जो बचेगा उसका गुणा करेंगे, तो गुणा हमेशा राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो 2 दूना के 4 माइनस 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, ठीक है। चलिए जी देखते हैं, तो हल करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा 0 माइनस 6 में से 9 जाएगा माइनस 3 आएगा, ये आ जाएगा प्लस 6, कितना हो जाएगा प्लस 6, देखो ना ध्यान से, माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6, 4 में से 6 जाएगा माइनस 2 गुणे 3 माइनस 6, 6 माइनस 6 कितना जाएगा 0, 6 माइनस 6 कट जाएगा कितना आएगा 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो का घ कह रहा व्यंजक आई डॉट आई कैप आई डॉट कैप आई प्लस कैप जे डॉट कैप जे प्लस 2 कैप के डॉट कैप के का मान ज्ञान कीजिए। बेहद ही फर्जी क्वेश्चन, सदिश बीजगणित से। आई डॉट आई कितना होता है 1, जे डॉट जे कितना होता है 1 प्लस 2 इंटू के डॉट के 1, ठीक है, कितना देगा 1 प्लस 1 2 2 1 जट, मतलब 2 का एक में करेंगे 2 2 2 कितना जाएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, आंसर कितना आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5, इसी का अंगा, क्या देखते हैं अंगा, कह रहा है अवकल समीकरण एक्स वाई डी टू वाई अपन डी एक्स 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 2 की घात पूछ रहा है। तो घात कैसे पता करते थे, घात क्या होता था, है ना, पावर किसे कहते थे। तो पावर ज्ञात करने के लिए आपको ये देखना पड़ता था कि दिया गया जो अवकल समीकरण आपके पास है वो कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है। जो ज़्यादा से ज़्यादा जितने टाइम्स डिफ्रेंशिएशन होगा, जितनी बार डिफ्रेंशिएशन होगा, उसके मैक्सिमम डिफ्रेंशिएशन के ऊपर जो घात होगा, मैक्सिमम बार डिफ्रेंशिएशन के ऊपर जो घात होगा वो उसका क्या होता है घात, यानी पावर, ठीक है, वो क्या होता है पावर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट किया गया है y को इन टर्म्स ऑफ x, वो कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है 2 बार। तो इसके ऊपर जो घात है, इसके ऊपर क्या है घात, ठीक है, वो कितना है 2। तो जितना बार जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा, जैसे यहाँ 1 बार डेरिवेटिव किया गया है तो इसको देख के नहीं बताएंगे, आपको वो देखना है कि इसे कितनी बार, सबसे ज़्यादा बार कहाँ डिफ्रेंशिएट किया गया है, यहाँ पे उसकी घात देखना है। तो इसकी घात कितनी है 2, कितनी है 2, तो घात बराबर सीधे कितना लिख देंगे 2, घात बराबर 2, आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 का क, जिसमें जो 5 क्वेश्चन आपको शायद दिए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या करने हैं नेसेसरी हैं, ठीक है, सभी खंडों को आपको क्या करना है सॉल्व करना है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 10x वेयर x बिलोंगिंग टू r, r मींस रियल नंबर है, एक संतत फलन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसको सिंपल आपको पता होगा, साइन का ग्राफ आपने क्लास 11th में साइन x का ग्राफ, cos x का, tan x का, cot x का, sec x का, cosec x का, इन सब का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो आपने सीखा होगा, है ना। तो उन्हीं के आधार पे, उसी के आधार पर आप इसे बता सकते हैं कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, क्योंकि आपने फॉग ग्राफ पढ़ा होगा जिसमें आपको ये बताया गया होगा कि 2 फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, यदि एफ एक्स आपका कंटिन्यूस है और जी एक्स कंटिन्यूस है तो उससे जो आने वाला फंक्शन होगा उनके डिवाइडेशन से वो भी क्या होगा एक कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x को, जो tan x गिवन है इसे आपको ब्रेक कर देना है, किसमें साइन एक्स अपान कास एक्स में, साइन एक्स अपान कास एक्स में। अब साइन एक्स का ग्राफ आप क्लास 11 -1 to 1, तो एंगल में बातचीत करेंगे, यहाँ पे एंगल में बातचीत करेंगे, एंगल में बातचीत करेंगे, साइन का एंगल में बात करेंगे। तो साइन जीरो का वैल्यू यहाँ से ऐसे ग्राफ इसका जाता है, आपको पता है ये 0 डिग्री होता है, फिर π/2 पे मैक्सिमम देता है, फिर पाई पे क्या देता है मिनिमम, ये π/2 है, फिर ये आता है 2π/2,
यहाँ फिर आता है 3π/2 पे मैक्सिमम वैल्यूज देता है, फिर इसके बाद 4π आता है, कितना आता है 4π/2 यानी 2π, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूस आगे जाता है, ऐसे इधर भी आता है, इस तरह भी आता है ना। ये -π/2 -π/2 है ना, ये आता है आपका -π, फिर -3π/2 और फिर -2π है ना, इस तरह से आगे आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, आपको ये पता है कि यहाँ से दिखाई भी दे रहा है आपको कि जो साइन का ग्राफ आ रहा है वो क्या है, कंटिन्यूस है। जो साइन का ग्राफ है क्या है, ये कंटिन्यूस है। वैसे ही कास का आता है, वैसे ही किसका आता है, कास का भी ग्राफ आता है, वो 1 पर पीक वैल्यू देता है और 90 पर क्या आता है, मिनिमम देता है। तो यहाँ पे साइन एक्स का जो ग्राफ आता है वो भी कंटिन्यूस है और कास एक्स का जो ग्राफ आता है वो भी कंटिन्यूस है। यानी यहाँ पे आपको बताएं, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि जो साइन एक्स है ना, इसे इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, इसको लिख देंगे साइन एक्स को f(x) और कास एक्स को लिख देंगे g(x). यहाँ आप बताएंगे कि f(x) और g(x) दोनों क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। f(x) और g(x) क्या है, दोनों सतत फलन है, इसलिए इनके भागफल से जो आएगा नया फंक्शन tan x वो भी क्या है, कंटिन्यूस है, एक्सेप्ट जहाँ पे कास x 0 होगा उसे छोड़ के। यानी कास 0 कहाँ पे होगा मेरे भाई, जहाँ पे कास का वैल्यू 0 आएगा। कास का वैल्यू 0 कितने डिग्री पे आता है, 90 डिग्री पे। तो कास x का वो वैल्यूज जिस पे ये इन्फिनिटी देगा, डिसकंटिन्यूटी को शो करेगा, उसे नेगलेक्ट कर देंगे, उसे छोड़ देंगे और सारे वैल्यूज पे क्या है, कंटिन्यूस है। तो इसे आप बता देंगे कि f(x)/gx एक कंटिन्यूस फंक्शन है, वेयर कास x इज नॉट इक्वल टू, जो कास x नहीं, वहाँ आपको दिखाना पड़ेगा कि जो x का वैल्यूज है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी π/2 नहीं हो सकता है, π/2 नहीं हो सकता है। x यदि π/2 होगा तो फंस जाएंगे, ये नॉट डिफाइन आएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा और डिसकंटिन्यूटी को शो करेगा। तो ये यहाँ पे आप सिंपल इसी तरह दिखा दिए होंगे कि f(x) इज इक्वल टू gx अपान, ठीक है, f(x) यहाँ दे रखा है मेरे भाई, चल इसको कुछ और ही मान लेते हैं, तब f'(x)/gx कर लेते हैं और बता देंगे कि f(x) क्या है, sin x और gx क्या है, cos x। दोनों के दोनों क्या है, सतत फलन, और इनके भागफल से नया आने वाला फंक्शन भी क्या होता है, सतत फलन है, इसलिए tan x क्या है, एक कंटिन्यूस फलन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ख। 3 का ख में क्या कह रहा है, यदि y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x है तो इसका अवकल समीकरण बताइए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कितने इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, a और b दो आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो सिंपल आपको करना क्या पड़ता है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसका अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए, जितने इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उन्हें आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। तो 2 है तो इसका कितना बार अवकलन करना पड़ेगा आपको, 2 बार ही अवकलन करके किसी भी तरह से a और b को आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको जो क्वेश्चन दे रखा है इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, इसे सिंपल हम इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे और इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, यानी dy/dx निकालेंगे। तो ये क्या आएगा, a sin x का क्या होगा, cos x। sin x का अवकलन क्या होता है, cos x प्लस b cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x, cos x का माइनस sin x। वंस अगेन एक बार और करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2 से ज़्यादा बार आप कर नहीं सकते, 2 बार में ही आपको a और b को निगलेक्ट कर देने हैं। तो a को a रहने देंगे क्योंकि एज इट इज़ ए आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ऐसे ही इसे उतार लेंगे, cos x का माइनस sin x होगा, तो माइनस आगे लिख लेते हैं, ये प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा और b आपका वैसे ही उतार लेंगे, sin x का क्या होगा, cos x, sin x का cos x। यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा a sin x प्लस b cos x। अब यहाँ से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, तो a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x किसके बराबर है, y के। तो यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, माइनस y के। तो यहाँ से आपका जो ये d2y/dx2 होगा, सॉरी यार, ये मेरे भाई यहाँ पे जो मैंने पुनः अवकलन किया तो इसको d2y/dx2 लिखेंगे, d2y/dx2 लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा d2y/dx2 इज इक्वल टू किसके, माइनस y के, या d2y/dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 के ख का आंसर, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 का घ। कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही हो, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर तथा y बराबर 6 सेंटीमीटर पर आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर बताइए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी अवकलन का अनुप्रयोग नाम का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसी से ये सवाल है, ठीक है, कि घट रहा है या बढ़ रहा है। तो आपको पता है जब आपका डिक्रीजिंग होता है, जो चीज़ घटता है उसे नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, यदि टाइम के रिस्पेक्ट में वो घट रहा है तो, और यदि बढ़ता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो उस चीज़ को क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो इसका सोल्यूशन। कह रहा कोई आयत है, ऐसे कोई आयत है, तो आयत की ये होती है लंबाई ABCD, यदि कोई आयत है, ये इसकी लंबाई है जो कि सवाल में कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से ये इंक्रीज हो रहा है, यानी लेंथ इसका 3 सेंटीमीटर है और इसका जो विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। ये सेंटीमीटर पर मिनट है और ये इसकी जो चौड़ाई है ये 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या कर रही है, ये वाली लंबाई जो है घट रही है, सॉरी, और चौड़ाई क्या है, बढ़ रही है। दिस इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। x यानी लंबाई को मेरे भाई किससे दिखा रहा, x से, किससे दिखा रहा, x से, और चौड़ाई को किससे दिखा रहा, y से। तो हम b नहीं लेंगे मेरे भाई, XY ले लेंगे। तो लंबाई कितना दे रखा है, शुरू में लंबाई 10 दिया है और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई कितना दे रखा है सवाल में, 6 सेंटीमीटर, y कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए
तो डी एक्स अपन डी टी -3 हो गया, डी वाई अपन डी टी 2 सेंटीमीटर पर मिनट हो गया, एक्स आपका 10 सेंटीमीटर है, वाई आपका 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसका जो परिमाप आएगा, तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप यदि हम पी से इसे दिखा लें, पी से दिखा लें या फिर ऐसे दिखा सकते हैं आप, है ना। तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। आपका लंबाई क्या दे रखा है, लंबाई क्या दे रखा है मेरे भाई एक्स, चौड़ाई क्या दिया है वाई, ठीक है, इधर पी है। तो आपको सिंपल इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, किसके टर्म में, टाइम के टर्म में। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी पी अपन डी टी, डी पी अपन डी टी, 2 तो एज ए कांस्टेंट है, यहाँ डी एक्स अपन डी टी लिख लेंगे प्लस डी वाई अपन डी टी लिख लेंगे, ठीक है। आसान है, सिंपल है, आप इसे कर लिए होंगे। सॉरी, डी पी अपन डी टी इक्वल टू 2, डी एक्स अपन डी टी का वैल्यू दे रखा है -3, यहाँ लिखिए -3 प्लस डी वाई अपन डी टी आपके पास है 2, यहाँ लिखिए 2, यहाँ से आपके पास आएगा डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2, -3 + 2 -1 आएगा, तो 2 गुणे -1 यानी -2। इस बात का मतलब सेंटीमीटर पर मिनट यूनिट जरूर लिखेंगे कि जो उसका पेरीमीटर होगा, जो उसका परिमाप होगा, वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी घटेगा, बढ़ेगा नहीं, क्या करेगा, घट। देखते हैं 4 का, इसमें भी आल क्वेश्चन कंपलसरी हैं, जितने भी आपको 4 क्वेश्चन दिए सारे के सारे क्वेश्चन क्या करने, सॉल्व करने, ठीक है। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे, सिंपल है, आसान है। डिफ्रेंशिएबिलिटी आपने पढ़ा होगा, तो उसी पर आधारित है ये क्वेश्चन। इसके लिए करते क्या है कि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी दायां पक्ष का अवकलन करते हैं, डिफ्रेंशिएबिलिटी निकालेंगे, और बाएं पक्ष का डिफ्रेंशिएबिलिटी निकालेंगे, यानी अवकलनीयता निकालेंगे। यदि दोनों इक्वल आ जाएंगे एट गिवन पॉइंट पे, तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, जो मेरे पास फलन दिया गया है वो कंटिन्यूअस है, सॉरी वो डिफरेंशिएबल है। और यदि नहीं इक्वल आएगा तो हम क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, नॉट डिफरेंशिएबल है, यानी अवकलनीय नहीं है। तो हमें यहाँ कंटिन्यूटी सिद्ध करनी नहीं है, हमें डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करना है, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे एट गिवन पॉइंट पे, तो हम कह देंगे डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं। तो कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को आपको ब्रेक करना पड़ता है। जब तक आप इसे ब्रेक करना नहीं जानेंगे तब तक आप न तो कंटिन्यूटी बता सकते हैं, न ही डिफरेंशिएबिलिटी बता सकते हैं। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है मॉडुलस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स मार्ट फंक्शन को ब्रेक कैसे करते हैं, मार्ट फंक्शन अपने अंदर मिनिमम कितने वैल्यूज रखता है, 2, ठीक है। 2 तो इसके वैल्यूज होते ही है अधिकांशतः। तो x माइनस 2 जो है, x माइनस 2 जो है ये कब पॉजिटिव आएगा, x माइनस 2 का जो वैल्यूज होगा ये पॉजिटिव आएगा कब, जब x का वैल्यू यदि 2 से बड़ा नंबर्स आप इसमें रखेंगे तभी तो ये प्लस आएगा। हालांकि आपको पता है कि मार्ट का वैल्यू ऑलवेज का आता है पॉजिटिव, लेकिन यदि हम सिंपल कहें कि यदि हमें मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव ही लेके आना है तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या लेके आना पड़ेगा, 2 से बड़ा नंबर्स या 2 रख सकते हो। तो यदि x माइनस 2 है ये पॉजिटिव आएगा वैन x माइनस 2, जो x माइनस 2 होगा, x माइनस 2 होगा, ठीक है। x माइनस 2 में जो x होगा ये ग्रेटर और इक्वल टू का होना चाहिए 2 या 2 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और ये निगेटिव आएगा, x माइनस 2 रीड आ जाएगा, कब, x माइनस 2 रीड आ जाएगा। रीड यहाँ पहले ही लगा दे रहे हैं इसलिए ताकि ये जो वैल्यू जाएगा ये निगेटिव आएगा, और यहाँ पहले से ही रीड रहेगा तो रीड का हो जाएगा धन। और मार्ट ऑलवेज नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू को हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव ही देता है। रीड रहेगा तब भी धन देता है, धन का तो धन देता ही है। तो x माइनस 2 जो है ये रीड आएगा, कब आएगा, जब x का जो वैल्यूज है वो 2 से क्या होगा छोटा, x यदि लेस देन 2 है तो इस केस में क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो अब यहाँ से 2 वैल्यूज हमने बना दिया, यहाँ से हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, फिर निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यदि दोनों इक्वल आ जाएंगे 8.2 पर तो हम कह देंगे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल है। तो क्या करते हैं कि मॉडुलस फंक्शन को सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे, मॉडुलस फंक्शन को क्या करेंगे, ब्रेक करते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू देगा और एक नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये x माइनस 2 पॉजिटिव आएगा कब, वैन x ग्रेटर और इक्वल टू क्या 2, और ये नेगेटिव वैल्यू देगा कब, जब x लेस देन 2 होगा तब, ठीक है। यानी x का वैल्यू 2 से यदि छोटा रखोगे तो ऑलरेडी ये नेगेटिव देगा, और मार्ट लगा है तो प्लस बना देगा। यहाँ पे देखो यदि 2 से छोटा क्वांटिटी रखोगे, जैसे 1 रखोगे तो ये क्या देगा, 1 रीड 2 रीड 1 रीड का हो जाएगा धन। तो इस बात का मतलब मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव को भी पॉजिटिव दे देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव देता ही है। तो ऐसे केस में मॉडुलस फंक्शन को इस तरह से हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेते हैं। अब देखिए आपको 2 पर पता करना कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फार्मूला होता था लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान के एच, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे, किस पर निकालना आपको, तो आपको x पे नहीं निकालना बल्कि 2 पर निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, x के प्लेस पर 2, आर एफ डैश 2 का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव है और उसका एक बार अवकलन किया जा रहा है, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स के स्थान पर 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपान के क्या h, वैल्यूज पुट करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h, 2 में h जोड़ेंगे यानी 2 में h कोई भी h 0 नहीं है बल्कि टेंडिंग टू 0 है, किधर से, राइट हैंड साइड की तरफ से, राइट हैंड साइड की तरफ से, राइट हैंड साइड इधर है, इधर से जो h है वो टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है, नॉट 0 है। तो इसका मतलब 2 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 2 से बड़ा ही आएगा। यदि 2 से बड़ा आएगा x, ये कंपेयर करेंगे x से, ठीक है, x मान के इसे। तो यदि x का वैल्यू 2 से बड़ा आ रहा है तो उस केस में एफ एक्स का कौन सा मान लिया जाएगा, ये वाला मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन हटेगा और उसका वैल्यूज रखा जाएगा x माइनस 2, x के प्लेस पर आप क्या रखने वाले हैं 2 प्लस h माइनस कितना 2, तो ऐसे ही रहेगा माइनस
माइनस कितना f2 यानी x का वैल्यू 2 है, तो जब x का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा है तब के केस में भी फंक्शन का जो वैल्यूज है वो x -2 ही है। यहाँ कितना रखेंगे 2 - 2 अपान कितना h। इसको हल करेंगे, यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा h माइनस 2 से 2 खत्म 0, ठीक है। तो h अपान क्या h कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। राइट हैंड डेरिवेटिव का जो वैल्यू जा रहा है 8.2 पर वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब देखते हैं हम कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू देखते हैं 8.2 पर ही। इसे कैसे लिखेंगे l f डैश x, l f डैश x का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम। फार्मूला होगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस एच, यहाँ क्या लग जाता है माइनस एच, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपान माइनस एच, नीचे का आता है माइनस एच। तो एफ एक्स माइनस एच अब किस पे निकालना, आपको 2 पर निकालना। तो यहाँ लिखेंगे एल एफ डैश 2 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f2 माइनस एच, क्योंकि एक्स के स्थान पे 2 रखना है, माइनस f2 अपान माइनस एच। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f2 माइनस एच, यानी एक्स का वैल्यू 2 से छोटा है। 2 में से भाई एच कुछ भी घटाएंगे तो 0.11 भी होगा, तो 2 में से 0.11 घटाएंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 2 से क्या है छोटा। तो यदि एक्स 2 से छोटा है उस केस में एफ एक्स का वैल्यू कितना है माइनस एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप वैल्यूज रख देंगे माइनस एक्स माइनस 2। तो एक्स के स्थान पर क्या रखना है एच, ये वाला वैल्यूज रखना है, ठीक है, जो आपके पास है 2 माइनस एच। फिर कितना रखना है माइनस 2 रखना है, कितना रखना है माइनस 2, ऐसे माइनस 2 रखना है, ये माइनस बाहर ही रहेगा, ठीक है, माइनस 2 रखना है 2। तो 2 जब है तो x का वैल्यू एफ एक्स का जो मान लिया जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा, ये वाला। तो यहाँ रखेंगे 2√2, कितना 2√2 अपान कितना मेरे भाई माइनस एच। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ से देखो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, माइनस एच और माइनस का गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा प्लस एच, क्या हो जाएगा प्लस एच आ जाएगा, माइनस ये तो खत्म हो जाएगा यानी 0 आएगा, तो कोई मतलब नहीं है, अपान माइनस एच। एच से एच क्या होगा कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप दिखा देंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी एल एफ डैश 2 इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 2, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स बराबर 2 पर बायां अवकलन और दायां अवकलन बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन क्या है अवकलनीय नहीं है। बेहद ही आसान क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। कह रहा मान गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसे आई मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं आई। तो आई इज इक्वल टू क्या करेंगे इसमें पुट कर लेंगे, 10 को डिलीट करेंगे तो सेक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए यहाँ लिखेंगे माना 10x इज इक्वल टू क्या टी, 10x इक्वल टू टी, तो 10x का क्या आएगा सेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी, यहाँ रख दीजिए। तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x को टी माने तो टी के पावर क्या आ जाएगा 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, किसमें कन्वर्ट होगा डी टी में, तो यहाँ के लिख दें डी टी। टी के पावर 4 का समाकलन क्या होगा टी के पावर 5 अपन 5 प्लस सी, ठीक है। टी का वैल्यू लौटा दीजिए, टी किसे माने थे 10x को, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10x के पावर 5 अपान के 5 प्लस सी, यही आपका क्या आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ही ग देखते हैं। कह रहे हैं यदि बिंदु ए बी सी डी की स्थिति से क्रमशः आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप 2 कैप आई प्लस 5 कैप जे, और सी का दे रखा है 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे माइनस 3 कैप के, और डी का दे रखा है आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के कैप। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए बिंदु संरेख हैं, ठीक है। तो किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश यदि निकालते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ से सिंपल आपको ये जो दिया स्थिति सदिश उसे आप लिख लीजिए वेक्टर करके। वेक्टर ओ ए का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वो भी कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 2 कैप आई प्लस 5 कैप जे। उसके बाद ओ सी आपको सवाल में कितना दे रखा है मेरे भाई वेक्टर ओ सी दे रखा है 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे माइनस 3 कैप के। एंड लास्ट जो डी दे रखा है ओ डी, वो दे रखा है आई कैप माइनस 6 कैप जे माइनस कैप के। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेख हैं। तो बिंदु संरेख प्रूफ करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ए बी निकालना होगा और आपको सी डी निकालना होगा। यदि ए बी और सी डी, ए बी का जो वैल्यू जाएगा और सी डी का जो वैल्यू जाएगा, ये यदि संरेख होंगे तो ए बी का जो वैल्यू है वो सी डी का यदि 2 टाइम्स 3 टाइम्स 1/2 टाइम्स आना कुछ ऐसा आ जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये कोलिनियर है। संरेख सिद्ध करने का मतलब ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे, ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे क्या कर रहे होंगे, लाई कर रहे होंगे, तो जाके ये कोलिनियर प्रूफ होगा। तो यहाँ से सिंपल आप क्या करिए, आप ए बी निकालिए। ए बी कैसे निकालते थे, तो वेक्टर में आप पढ़े हैं ए बी निकालने के लिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी आपको पता है कितना 2 कैप आई प्लस 5 कैप जे माइनस ओ ए कितना है, ओ ए को कोष्टक में लिखिए क्योंकि साइन चेंज होगा, आई प्लस जे प्लस कैप के। यहाँ से ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे यानी खोलेंगे तो आ जाएगा आपके पास, यहाँ से लिख लेते हैं 2 कैप आई प्लस 5 कैप जे माइनस कैप आई माइनस कैप जे माइनस कैप के। तो सॉल्व करेंगे तो 2 कैप आई में से 1 कैप आई जाएगा तो आ जाएगा आई कैप, 5 जे में से 1 जे जाएगा तो आ जाएगा 4 कैप जे, और लास्ट में आपके पास कुछ नहीं तो कैप के बचेगा, ठीक है। चलिए जी, इसी तरह आप ए बी निकाल लिए तो आप क्या निकालेंगे, ये वेक्टर ए बी आपके पास आ चुका है। अब सिमिलरली आप क्या करेंगे, यहाँ से
सिमिलरली ए बी निकालने के बाद है ना, ये आपका वेक्टर ए बी आ चुका है, आप निकालिए सी डी। क्या निकालिए? सी डी। सी डी कैसे निकालेंगे? सी डी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? सी डी इक्वल टू आप लिखेंगे ओ डी माइनस ओ ए, है ना। वेक्टर सी डी इज इक्वल टू, सॉरी, सी डी को आप लिखेंगे ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी कितना आपके पास है? ओ डी कितना है? आई कैप माइनस 6 कैप जे माइनस कैप के, माइनस ओ सी कितना आपके पास है? ओ सी देखिए कितना है? 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे माइनस 3 कैप के। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से आ जाएगा आपके पास आई कैप में से 3 कैप आई घटेगा तो आपके पास आ जाएगा 2 कैप आई, ठीक है। 6 जे में से 2 जे घटेगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा मेरे भाई? 6 में से यानी माइनस 6 जे, और ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो 6 और 2 8 जे कैप होगा। माइनस के माइनस में से प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 के कैप हो जाएगा। तो 3 के कैप में से एक के कैप घटेगा, तो 3 में से एक घट जाएगा मेरे भाई, तो आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा? प्लस 2 के कैप, कितना आ जाएगा? 2 के कैप आ जाएगा। तो इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, देखो यहाँ से 2 आप कॉमन ले सकते हो, सिंपल 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा? कैप आई, ठीक है, यहीं दिखा देते हैं, यहाँ दिखा देते हैं, नीचे ही दिखा देते हैं, नीचे दिखा देते हैं मेरे भाई। 2 कॉमन ले लेंगे तो कैप आई माइनस 4 कैप जे प्लस कैप के आएगा, ठीक है। यहाँ से अब देखो तो ये कुछ है, ये क्या है? ए बी का वैल्यू आप निकाले थे ना, जो कि आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस कैप के आया था, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो डाटा मेरे पास आया है वो कुछ मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, उसका प्लस आया है, और ये 2 डाटा उसके जो प्लस है वो माइनस आए हैं, ठीक है, कुछ उल्टा है। अच्छा, यहाँ घटाने में मिस्टेक हो रहा है ना, ये माइनस 3 आई आएगा, 3 आई कैप आएगा, और ये मेरे पास आई कैप है, तो यहाँ माइनस आएगा, कितना आएगा? माइनस, यहाँ माइनस 6 जे और ये माइनस, ठीक है, तो 8 हो जाएगा माइनस, ये और ये प्लस, तो ये आएगा आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आएगा -2 कॉमन लोगे आप ना, -2 यदि कॉमन लोगे तो आपका ये आ जाएगा, आपका आ जाएगा प्लस, ये वाला हो जाएगा आपका प्लस, और ये आ जाएगा आपका क्या? माइनस, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, यहाँ से मैच कराओ तो आई प्लस 4 जे माइनस के, आई प्लस 4 जे माइनस कैप के, ये क्या है? ये क्या है? तो ये ए बी है, क्या है मेरे भाई? ए बी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? ये जो ये निकाल रहे हो, ये सब क्या निकाल रहे हो आप? सी डी निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? वेक्टर सी डी। देखो तो सी डी इज इक्वल टू का आ जाएगा -2, और इसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो? ए बी। क्या लिख सकते हो? ए बी लिख सकते हो, है ना, सिंपल ए बी लिख सकते हो। तो यहाँ से सिद्ध हो रहा है कि जो सी डी है वो ए बी का कितना गुना है? -2 गुना है। या यदि ए बी का वैल्यूज निकाला जाएगा इन टर्म्स ऑफ सी डी तो आ जाएगा -1/2। तो ये ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है, या इस बात का ये मतलब है कि यहाँ ए बी जितना भी होगा, यदि यहाँ से लेके ए बी यहाँ तक है, ये ए बी है, तो सी डी इसी लाइन पे लाई कर रहा है, सी डी इसी लाइन पे लाई कर रहा है। इस बात का मतलब क्या कि जो सी डी है वो ए बी का डबल है।